बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 44, चैप्टर नंबर 15, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। आज का टॉपिक जो है वो है कोरिलेशन के रेलिवेंट। कोरिलेशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है और इसका कंपैरिजन भी किया जाएगा रिग्रेशन के साथ, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। लाइक इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस वी ऑब्टेन्ड आवर रिग्रेशन इक्वेशन which can be used to estimate the value of the dependent variable on the basis of independent variable whose values are known। यानी रिग्रेशन में भी हम लोग रिलेशनशिप रिग्रेस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आप रिलेशनशिप को रिग्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन को मज़ीद प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं और उनके रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए आप किसी अननोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए उस y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। Similarly, or in other way, correlation is a measure of the strength of the linear relationship between two variables। जबकि कोरिलेशन एक ऐसा मेजर होता है, मेजर्स मीन्स के किसी भी चीज़ को मेजर करके जब हम उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका आंसर लिखते हैं, और कोरिलेशन एक ऐसा मेजर होता है, वो आंसर वो नंबर होता है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिनियर रिलेशनशिप। यानी वेरिएबल्स के दरमियान लिनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताता है वो आपको मेजर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेशन। और क्योंकि ये हम लोग सिंपल कोरिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के लिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अज्यूम्ड टू बी रैंडम वाइल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। यानी रिग्रेशन के केस में, रिग्रेशन और कोरिलेशन के केस में डिफरेंस क्या आता है? रिग्रेशन में हम लोग जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को एज्यूम करते हैं कि वो रैंडम है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एज्यूम करते हैं कि फिक्स है। और क्योंकि जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिफरेंटली कंसीडर करते हैं, यानी डिपेंडेंट को रैंडम जबकि इंडिपेंडेंट को फिक्स वेरिएबल कंसीडर करते हैं, इसीलिए जब रिग्रेशन में हम लोग y ऑन x इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से एस्टीमेट होती है। यानी a और b के पैरामीटर्स जो हैं डिफरेंट तरीके से एस्टीमेट होते हैं, उनके फार्मूलाज चेंज होते हैं। सिमिलरली जब आप लोग x ऑन y एस्टीमेट करते हो तब उसके जो पैरामीटर आते हैं c और d, उनके जो फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू a और b, क्योंकि रिग्रेशन में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रैंडम और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कंसीडर करते हैं। वेयर एज इन कोरिलेशन बोथ द वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी रैंडम। जबकि कोरिलेशन में हम लोग दोनों वेरिएबल x और y जो भी आप लोग लेके कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, दोनों वेरिएबल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं रैंडम। इसी वजह से कोरिलेशन के फार्मूला में x पहले रखें y पहले रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी रिग्रेशन में आप लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अलग से कंसीडर करते हैं, जबकि कोरिलेशन में आप दोनों वेरिएबल्स को रैंडम कंसीडर करते हैं। The statistic R is the Pearson product movement correlation coefficient, named after Carl Pearson as English statistician। यानी कोरिलेशन के लिए जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं वो है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सिंपल R से। और इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो ऑथर हैं कार्ल पियर्सन, वो उनके नेम पर इसका नेम रखा गया है। ठीक है, सिंपली हम इसे कोरिलेशन भी कॉल कर लेते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कॉल करते हैं। द टर्म R इज़ अ मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी R जो है वो एक ऐसा मेजर है जो आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताता है। इट इज़ अ नंबर दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू 0 एंड 0 टू +1। सो बेसिकली इट इज़ रेंज फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, सो R की रेंज क्या है? -1 से लेकर +1 के दरमियान। आफ्टर कैलकुलेशन R का आंसर -1 और +1 के रेंज से बाहर नहीं जा सकता। यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 होगी। रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स।
यानी ये जो रेंज है ये आपको रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अच्छा, अब आगे इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज़, आर की डिफरेंट वैल्यूज़ पर, डिफरेंट आंसर पे हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। एंड आर वैल्यू ऑफ +1, यानी अगर आर की वैल्यू आ जाती है +1 एग्जैक्टली, डिनोट क्या करेगी, अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगी +1 की वैल्यू। एंड आर वैल्यूज़ ऑफ -1 डिनोट्स, यानी अगर आर का आंसर आ जाता है -1 तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन शो करेगी दो वेरिएबल्स के दरमियान, विच इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। और नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड हैं, यानी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज़ हो रही होगी, अगर दूसरे की इंक्रीज़ हो रही है तो पहले की डिक्रीज़ हो रही होगी। इनवर्स रिलेशनशिप आपस में उन वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करेगा। एज वन वेरिएबल गेट्स लार्जर द अदर गेट्स स्मॉलर, ठीक है, वो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। एंड आर वैल्यू ऑफ 0 मीन्स, अगर आपका आर का आंसर आ जाता है 0, इसका क्या मतलब होगा, नो लीनियर रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे लिखा गया नो लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। इफ़ आर इज़ 0, आपने कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं करा देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, आपने कहना देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। उसके बाद प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के फार्मूलाज हैं। इस जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में बीटाज और डी यानी स्लोप कोएफिशिएंट्स के लिए डिफरेंट तरीके के फार्मूलाज पढ़े हैं, इसी तरह से आर के लिए भी डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, ठीक है। आर का बेसिक फार्मूलाज जो दो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके हर क्वेश्चन में डिफरेंट फार्मूलाज से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आर का फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एक्स माइनस समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसका डेविएशन फॉर्म का फार्मूला है। सिमिलरली अगर आपने वेरिएबल फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है तो वो कुछ इस तरह से n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू सम वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू n समीशन वाई स्क्वायर माइनस सम वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है इसका, और ये अगर आप लोग बुक देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डिफरेंट पैटर्न्स मैंने शो किए हैं। उस स्कैटर प्लॉट अगर आप लोग ड्रा करें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के लिए, उस स्कैटर प्लॉट से भी आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप की कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है दो वेरिएबल्स के दरमियान। अगर आपने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है और आपका पैटर्न बन रहा है ए, तो इट शोज़ दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और सिमिलरली अगर आपका पैटर्न बन रहा है स्कैटर प्लॉट का बी वाला, तो ये शो कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स आपस में नेगेटिवली रिलेटेड हैं। सिमिलरली अगर सी पैटर्न बन रहा है आपके स्कैटर प्लॉट का, तो ये आपको शो करेगा कि नो कोरिलेशन, देयर एग्जिस्ट नो कोरिलेशन, क्योंकि ये ग्राफ जो है कोई स्पेसिफिक पैटर्न शो नहीं कर रहा, ये लीनियर तो शो नहीं कर रहा, इसके अलावा और कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी नहीं शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे देयर इज़ नो कोरिलेशन। आगे यही नीचे ये एक्सप्लेन किया गया कि पिक्चर ए रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, पिक्चर सी बी जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रही है, एंड सी पिक्चर शोज दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में से, वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। 15.1 में आपको कहा गया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कोएफिशिएंट आपने फाइंड आउट करना है लीनियर कोरिलेशन का, ये मतलब आर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया कि आपने कौन से फार्मूला अप्लाई करके कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, दे सेड जस्ट कि फाइंड आर। अब यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लाइक डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करो या डायरेक्टली वेरिएबल फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करो, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सोल्यूशन में नो डाउट किसी एक स्पेसिफिक फार्मूला की एप्लीकेशन बताई गई है,
ये बुक में से क्योंकि किसी सब टॉपिक के नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है तो वही फार्मूला उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपने कोई स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करना है और जस्ट दे सेट के आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे ये आर का फार्मूला डिफरेंट तरीके से यूज़ किया हो गया है, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अगर आपके ऊपर है कि आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने सबसे पहले फाइंड आउट किया एक्स बार और वाई बार, ठीक है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एक्स बार और वाई बार, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई। जैसे एक्स कॉलम को सबमिशन किया गया 40 डिवाइडेड बाई 8, आंसर इज़ 5। सिमिलरली वाई कॉलम का सम आ रहा है 56 डिवाइडेड बाई एन जो कि 8 है, तो आंसर इज़ 7। उसके बाद देन इन्होंने फाइंड आउट किया है एक्स माइनस एक्स बार, देन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इसी कॉलम का स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम है वाई माइनस वाई बार, यानी हर एक y की वैल्यू में से आपने y बार की वैल्यू माइनस की है, तो आपके पास ये y माइनस वाई बार का कॉलम आ गया। और यहाँ पे देखें अगर इस कॉलम को सम करें तो आंसर 0 होता है, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, आंसर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इन्होंने सिमिलरली y माइनस वाई बार की डेविएशन का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और उसके बाद उसका कॉलम टोटल फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट टर्म फाइंड आउट की है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उस कॉलम को भी समीशन कर लिया है। अब ये सारे जब आपके पास कॉलम कैलकुलेशंस आ गई हैं और उनके समीशन भी आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो आर का जो फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया गया है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ किया है। न्यूमरेटर में टोटल आ गया 84 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 132 और स्क्वायर रूट। आफ्टर कैलकुलेशन योर आर इज़ इक्वल टू 0.977, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्लोज हो रही है +1 के, सो ये आप इसको इंटरप्रिटेशन इसकी क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, और एक और यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया गया है, अगर आपने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वो कहें कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन भी करें तो इंटरप्रिटेशन में आप वो लाइन लिख देंगे जो अभी मैंने रीड आउट की है कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर वो आपको मेंशन कर देते हैं लाइक ये लास्ट में ये फार्मूला लिखा गया कि ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें और बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड आउट आर, तो आपको स्पेसिफिकली वही फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक इस फार्मूले में एस एक्स है और एस वाई है। एस एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, उसका फार्मूला समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली सम वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। और क्योंकि आपने डेविएशंस फाइंड आउट की हुई हैं डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया, और सिमिलरली आपके पास एस वाई का आंसर आ गया। जब आपके पास ये आंसर दोनों आ जाएंगे तो आपने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज सेम एज अबव। आप अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपके कभी भी आंसर डिफ़र नहीं करेगा, सिर्फ प्रोसीजर जो है वो आपका डिफ़र करेगा, ठीक है। लाइक आंसर देखें तो पहले फार्मूला से और दूसरे फार्मूला से आंसर सेम आए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने ये फार्मूलाज लाजमी याद करने हैं ताकि आपको ये आए, ठीक है। समटाइम ये होता है कि वो कैलकुलेटेड आंसर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो जो कैलकुलेशन जिस तरह से प्रोवाइड करेंगे उन्हीं को देखते हुए आपने फार्मूलाज की सिलेक्शन करनी होती है। इसलिए आपने सारे के सारे फार्मूलाज आर के जितने भी हम लोगों ने पढ़ने हैं आज के लेक्चर में या इससे नेक्स्ट लेक्चर में, वो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15.2 एग्जाम्पल है यूज़ फार्मूला 15.1, यानी आपने वो मेंशन कर दिया है कि आपने 15.1 वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे अभी इस स्लाइड में आपको 15.1 वाला फार्मूला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, या तो सोल्यूशन में जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो आप लोग उसको कंसीडर करें कि वो 15.1 वाला फार्मूला है, ठीक है। टू कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोरिलेशन, आर आपने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई के लिए, ठीक है। एक्स और वाई गिवन है आपको। अब 15.1 वाला फार्मूला सबसे पहले देख लें, वो कौन सा फार्मूला है, वो है डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला।
ठीक है। लाइक हमने जो इससे पिछला क्वेश्चन किया उसमें भी डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला ही हम लोगों ने यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हमने वही उसी फार्मूले की एप्लीकेशन करनी है। तो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक्स बार और देन वाई बार। एक्स बार और वाई बार जो है वो यूजुअल तरीके से आप उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स और वाई के कॉलम को उसके टोटल पे टोटल को उस पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक्स बार और वाई बार आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डेविएशंस फाइंड आउट करनी है एक्स माइनस एक्स बार की, और उसके बाद उसकी स्क्वायर कर लेना है। सिमिलरली वाई के लिए आपने डेविएशंस फाइंड आउट करनी है और उनको स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद उनकी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म फाइंड आउट कर लेनी है। और लास्ट में आपने क्या करना है, कॉलम को सम अप कर देना है। ठीक है, सम अप करने के बाद आपके पास जब फाइनल आंसर्स आ जाएंगे, इन आंसर्स को आपने रिजल्टेंट फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट कर देना है। और फार्मूला कौन सा है, आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप कैलकुलेटेड आंसर को, एंड आफ्टर कैलकुलेशन आपका आर का आंसर आ रहा है -0.98। अब क्योंकि ये दिस आंसर इज़ क्लोज टू -1, तो अगर आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो तो आप ये कहेंगे देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपकी कुछ एप्लीकेशन थी आर की कैलकुलेशन की। आर के लिए हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए। अब एज आ एक्सरसाइज आप लोगों के एक्सरसाइज से ये कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके।